नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करती थी, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हटी और आंखें तरीरते हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकने के नाम नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसके बाप का राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले से रुपए निकाले और हल्कू को लाकर दे दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती, मजूरी में जो से सुख से खाने को मिलेगा, किसी की धौंस तो न सुननी पड़ेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस सहो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता से भार में दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता झबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों झबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो, नानी याद आ जाएगी। झबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरे कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर झबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। यहाँ रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम पी चुका हूँ। यह खेती का मजा है, और एक एक भाग्यवान पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़ा का गुजारा हो जाए। तकदीर की खूबी है साहब, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। झबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, झबरा चिलम पिएगा? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन भी बहल जाता है। झबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना,
तब जाड़ा तुझे ना लगेगा। झबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए, उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने झबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह में जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपने गोद में चिपकाए हुए सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे ना मिली थी। झबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध भी न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा झबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। फार्क में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा में धतकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्त ऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ बढ़ा। झबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता झबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत बाकी है। झबरू ने कू करके सहमत प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों में ऊस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूल के खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महकाई झबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। झबरा को कहीं से जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे ही वो निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लगा लिया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू
अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में रख दिया, दोनों पैर फैलाकर मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए अब सो कर ले। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा रहा था। उसने झबरा से कहा, क्यों झब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? झब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? झबरा ने सहमति से पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकलता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा ना कराऊंगा। झबरा ने उस अग्निराज की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल मत कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वो कोई बात न थी। झबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास जड़ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ तो जाने। वह फिर कूदा और अलाव को पार कर आया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में अब गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस्य दबाए लेता था। झबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर्र चर्र सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, झबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देगा। मुझे भी ऐसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, झबरा झबरा। झबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, असूझ जान बैठा पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लीहो लीहो लीहो। झबरा भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसे अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा झोंका चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। फिर वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। झबरा अपना गाला फाड़े डालता था, नील गायें खेतों का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकारमणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या फायदा? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पर आए। देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ है और झबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के ऊपर एक उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। धन्यवाद।